बच्चों हम इसके पहले वाले भाग में बात कर रहे थे कि जो प्रशस्तियां हैं वो किसी राजा के बारे में प्रशंसा लिखे हुए अभिलेख हैं, और ये विशेष प्रकार के क्या होते थे, अभिलेख होते थे। और इसमें हमने देखा था कि गुप्त वंश का एक शासक है समुद्रगुप्त, उनकी प्रशस्तियों और उन प्रशस्तियों में उनको वीणा बजाते हुए इस प्रकार से दर्शाए गए। वहीं जो गुप्त वंश से सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पे भी समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इन प्रशस्तियों से इन शासकों की किस प्रकार से वंशावलियों की जानकारी मिलती है वो हम इस भाग में देखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। अधिकांश प्रशस्तियों से हमें इन शासकों के पूर्वजों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती है। अर्थात इन शासकों के जो प्रशंसाएं हैं उन प्रशंसाओं के साथ साथ में जो इनके पूर्वज हैं इनके बारे में भी इन प्रशस्तियों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से बात करें कि उनके प्रपितामह, पितामह और पिता और माता के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात इनके परदादा, दादा, पिताजी और माताजी के बारे में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की माँ की बात करें तो कुमार देवी जिनका नाम था, और ये क्या थी बच्चों, लिच्छवी गण से संबंधित थी। वहीं पिता चंद्रगुप्त थे और ये गुप्त वंश के क्या थे, प्रथम शासक थे। अर्थात इस प्रशस्ति से हमें पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त की माँ जो कुमार देवी थी वो लिच्छवी गण की थी। वहीं इनके पिता हैं जो चंद्रगुप्त, वो क्या है, गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। ये हमें इनकी प्रशस्ति से जानकारी मिल रही है। इन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां भी धारण की थी। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी उनके बाद के शासकों और उनके बेटे अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी वंशावली से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है कि जो महाराजा धीराज है ये उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की जा रही है। और समुद्रगुप्त के बारे में अन्य जानकारी इनके बेटे जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनकी वंशावलियों और उनके जो बाद के शासक है उनकी विभिन्न वंशावलियों से भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र। अब देखिए बच्चों, हर्षवर्धन नामक एक राजा है जिन्होंने करीब 1400 वर्ष पूर्व में क्या किया था, शासन किया था। अब हर्षवर्धन के सबसे प्रमुख जो दरबारी कवि है उनका नाम है बच्चों बाण भट्ट। बाण भट्ट ने एक रचना रची और जिसका नाम था हर्ष चरित्र नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना रची। और उस ग्रंथ में क्या किया, जो हर्षवर्धन शासक है इनकी जीवनी को लिखा। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली के साथ साथ में उनके राजा बनने तक का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अर्थात जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि है बाण भट्ट के द्वारा जीवनी लिखी गई हर्षवर्धन नामक राजा के ऊपर हर्ष चरित्र नामक ग्रंथ में, जो संस्कृत का एक ग्रंथ है, इसमें उनकी वंशावलियों के साथ साथ में राजा बनने तक का वर्णन मिलता है। और हर्षवर्धन का जो बहनोई है वो है कन्नौज के शासक। कन्नौज के शासक क्या है बच्चों, हर्षवर्धन के बहनोई। कन्नौज जो बंगाल के आसपास का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, कन्नौज क्षेत्र है। उन्हें बंगाल के शासक ने क्या किया, मार दिया युद्ध में। परिणाम स्वरूप क्या किया, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किए। अब ये इनके बहनोई है, बहनोई की मृत्यु हो जाती है बंगाल के शासक के साथ में युद्ध करते हुए। तो जो कन्नौज का क्षेत्र है उस पर किसका अधिकार हो जाता है, हर्षवर्धन का अधिकार हो जाता है। और हर्षवर्धन अपने बहनों की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या करते हैं, बंगाल पर आक्रमण करते हैं। मगध और संभवतः बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व की ओर में अपार सफलता प्राप्त की। नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इनको क्या किया बच्चों, रोका। अर्थात जो नर्मदा नदी है उसको पार करके दक्षिण के क्षेत्र में अर्थात उपमहाद्वीप के दक्षिण या फिर दक्कन के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश करने की सोची या आगे बढ़ने की सोची। तब वहां पर चालुक्य शासक था इनके समकालीन, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने इनको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने से क्या किया, रोका। अब देखें बच्चों, बात करेंगे दक्षिण भारत के कुछ शासक और उनके साम्राज्य और इनकी प्रशस्तियों के बारे में, जिनमें है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। इस काल में दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में नाम आता है बच्चों पल्लवों और चालुक्यों का। पल्लवों का राज्य, इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। अर्थात जो पल्लव शासक हैं इनकी राजधानी कौन सी है, कांचीपुरम। इसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक क्या था, इनका शासन था। वहीं चालुक्यों की बात करें तो कृष्णा और जो तुंगभद्रा नदी है दक्षिण में, उनके बीच में इनका शासन क्या था, फैला हुआ था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। अब बच्चों देखें कि जो चालुक्य है इनकी राजधानी कौन सी है, ऐहोल। वहीं पल्लवों की राजधानी कौन सी है बच्चों, कांचीपुरम। ये अपने को ध्यान में रखनी है कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है, वहीं
चालुक्यों की राजधानी कौन सी है? ऐहोल नामक नगर है। ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उस समय का, और साथ ही धीरे धीरे ये एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी बन गए, जहाँ से विभिन्न प्रकार के मंदिर हमें मिलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। इसके बारे में हमने अभी बात की थी कि इन्होंने क्या किया था, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में या दक्कन के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोका। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है बच्चों, इनके जो दरबारी कवि हैं उनका नाम है रवि कीर्ति। इन्होंने प्रशस्ति लिखी और इस प्रशस्ति से पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अर्थात इनके जो दरबारी कवि हैं उनका नाम क्या है? रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति के द्वारा इनकी प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी गई, उससे हमें क्या मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारियां मिलती है। इस प्रशस्ति में इनकी 4 पीढ़ियों के बारे में और पुलकेशिन द्वितीय को ये राज्य कहाँ से मिला? अपने चाचा से मिला। इस प्रकार की जानकारी हमें इस प्रशस्ति से बच्चों मिलती है। रवि कीर्ति जो इनके दरबारी कवि है, उनके अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम के दोनों समुद्र तटीय इलाकों पर क्या चलाए हैं? अभियान चलाए हैं। इन्होंने पल्लवों पर भी आक्रमण किए और चालुक्यों की ये विजय क्या थी बच्चों? अल्पकालीन थी। तो बच्चों इस प्रशस्ति से हमें ये पता चल रहा है कि जो चालुक्य हैं, चालुक्यों ने पल्लवों पर भी आक्रमण किए, पश्चिमी तट और पूर्व के जो समुद्र तट हैं वहां पर भी ये क्या चला रहे हैं? अभियान चला रहे हैं। लेकिन ये इनकी विजय क्या है बच्चों? अल्पकालीन, अर्थात कम समय के लिए ही है। अंत में धीरे धीरे पल्लवों और चालुक्यों की शक्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई, कमजोर हो गई, और राष्ट्रकूटों और चोल वंश के शासकों ने इनकी शक्ति को समाप्त करके अपना जो शासन है वो स्थापित कर दिया। अर्थात इनके बाद में शासन कौन करेंगे इन क्षेत्रों में बच्चों? राष्ट्रकूट और चोल वंश के जो शासक हैं वो यहाँ पर शासन करेंगे। अब देखें बच्चों, जो ये राज्य हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थात इन राज्यों को चलाने के लिए किस किस प्रकार से कार्य किया जाता था। तो इन राजाओं के लिए पहले की तरह ही जो भूमि कर है वो अभी भी क्या है बच्चों? एक महत्वपूर्ण कर है। प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई है वो क्या है बच्चों? गांव। अर्थात जो सबसे प्रमुख और प्राथमिक इकाई है प्रशासन की वो क्या है? गांव। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए और कुछ महत्वपूर्ण पद आनुवंशिक बन गए। बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आके कुछ जो महत्वपूर्ण पद हैं वो क्या हो जाते हैं? आनुवंशिक हो जाते हैं। इनमें देखें कि जो कवि हरिशेन है, हरिशेन अपने पिता की तरह क्या बन गया था? महादंड नायक, अर्थात न्याय का सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो बन गया हरिशेन। हरिशेन से पहले ये महादंड नायक कौन थे? हरिशेन के पिता थे। उनकी मृत्यु या फिर उनके जो सेवानिवृत्ति के बाद में हरिशेन को ये पद मिल जाता है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता है, जैसे हरिशेन महादंड नायक के साथ साथ में कुमारामात्य जो सबसे प्रमुख मंत्री होता था, और संधि विग्रहिक अर्थात जो युद्ध और शांति स्थापित करने का मंत्री होता था, ये पद भी किसके पास है? हरिशेन नामक कवि के पास में है। संभवतः स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का दबदबा था, और इन व्यक्तियों में कौन होते थे? नगर के श्रेष्ठी, अर्थात जो मुख्य बैंकर या बैंक के रूप में काम करने वाले बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे उनको क्या बोलते थे? नगर श्रेष्ठी। या फिर बात करें सार्थवा, अर्थात जो व्यापारियों का काफिला होता है उसके जो नेता होते हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों? उनको बोला जाता है सार्थवाह। बात करें प्रथम कुलिक की, तो प्रथम कुलिक होता है जो शिल्पकारियों का मुख्य व्यक्ति। कायस्थ जो लिपिकों का क्या होता है? प्रधान। अर्थात स्थानीय रूप से ये व्यक्ति भी क्या कर रहे हैं? प्रशासन में अपनी भूमिका रख रहे हैं। इनकी नीतियां बहुत ही प्रभावशाली होती थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण अपना स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लेते थे। अब बच्चों ये स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं, इससे एक नई व्यवस्था आएगी जिस व्यवस्था का नाम आएगा सामंतवादी व्यवस्था। इस भाग में बच्चों हम यहीं तक अध्ययन करेंगे और इसके आगे वाले भाग में हम बात करेंगे जो सामंतवादी व्यवस्था है वो किस प्रकार से आती है, अर्थात जो एक नए प्रकार की सेना का यहाँ पे गठन किया जाएगा, उस सेना के गठन के फलस्वरूप इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी। तो अगले भाग में बात करेंगे सामंतवादी व्यवस्था और नए प्रकार की सेना के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।